हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका चालू हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है। तो आपको बताना है कि जिस राज्य में जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है। माउंटेनियरिंग हुआ कि वही आपका जो है पर्वतारोहण संस्थान है नेहरू जी के नाम पे। तो वह कहाँ पे है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। देखिए पर्वतारोही है तो पर्वत वाले राज्य ही में ही होगा जहाँ पे बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है पर्वतारोहण जो कि नेहरू जी के नाम पे एक संस्थान है जिसका स्थापना जो है उनके जन्मदिन पर यानी कि 14 नवंबर 1965 को हुआ है। कब हुआ है? 1965 में इसका स्थापना हुआ है। तो इसका कहाँ पे है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है कि उस मादक द्रव्य का नाम जो भ्रांतिजनक मादक द्रव्य नहीं है, मतलब बहुत ही एक तरह से जहरीला, एक तरह से नशीले बोल सकते हैं कि वह नहीं है। तो LSD है, हशीश भांग है, कैनाबिस है, उसके बाद पेनिसिलिन है। तो इनमें से आपका जो चौथा वाला आंसर है जो पेनिसिलिन, यह एक जो है भ्रांतिजनक मादक द्रव्य नहीं है। यह एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। इसे जो है मतलब कि खाने से या किसी प्रकार की जो है किसी परेशानी नहीं होता। यह एक मादक द्रव्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पेनिसिलिन। उसके बाद अगला है आपका, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले में भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। तो जल संरक्षण में संलिप्त मतलब कि जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं, वह अलवर जिले के हैं और भारत का जल पुरुष के नाम से भी उन्हें जाना जाता है और वह एक पर्यावरणवादी व्यक्ति है। तो इसका नाम बताना है कि क्या है। यादव पायंग, राजेंद्र सिंह, मेधा पाटकर, उसके बाद आबिद सुरती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है और ये अलवर जिले राजस्थान से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है देवबंद, मेहराब, मुकराना या खत्मबंद। तो इनमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि खत्मबंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के किले का एक मानचित्र छपा है। इस मानचित्र में दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा हुआ है। गोलकुंडा से रिलेटेड जो है ना कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स में भी 1-2 क्वेश्चन जो दूरी से रिलेटेड यानी कि समय निकालने से या चाल निकालने से रहता है, और पर्यावरण में भी आपका जो उसी से रिलेटेड मतलब कि नागर कोयल वाला एक क्वेश्चन रहता है, उसके बाद गोलकुंडा वाला रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो देखिए पैमाना में 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 110 मीटर दिया हुआ है। तो उसी में से आपको जो है 13.7 सेंटीमीटर का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। मतलब 110 को आप लोग 13.7 से गुना कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा 1507। बट आपको जो किलोमीटर में आंसर मांग रहा है तो 1000 से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसको। तो 1000 से जब भाग दीजिएगा तो 3 डिजिट के बाद आ जाएगा यहाँ पे। तो 1.507 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1.507। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक पारिस्थितिक वातावरण में पिरामिड में तीसरा पोषणज स्तर है, यानी कि तीसरा जो है स्तर कौन सा है उन्हीं को आपको बताना है कि अपघटक होगा, उत्पादक होगा, शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा। फर्स्ट में क्या हो जाता है आपका, फर्स्ट में आपका जो उत्पादक हो जाता है, फर्स्ट में उत्पादक हो जाता है यानी कि हरे पौधे हुआ, घास हुआ, शैवाल हुआ, जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह उत्पादक हो जाता है। उसके बाद हो जाता है आपका क्या, प्राथमिक जो उत्पादक होता है उसमें क्या होता है, प्राथमिक में आपका जो है जैसे कि घास हुआ या पेड़ पौधा हुआ उसको कौन खाता है, तो उनको जो है गाय हो गया
एक तरह से हिरन हो गया, हिरन भी बोल सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं प्रथम में। उसके बाद जो है सेकेंड में आपका जो है इन गाय और हिरन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को कौन खाते हैं, तो इनको कौन खाते हैं, तो इनको चूहा हो जाएगा, सांप हो जाएगा, उसके बाद भेड़िया आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें आ जाएगा, यानी कि सेकेंड वालों में। फिर इनको जो खाएगा वह तीसरा वालों में आ जाएगा मांसाहारी, यानी कि तीसरे में आ जाएगा आपका बाघ आ जाएगा, गिद्ध आ जाएगा, मनुष्य। और मनुष्य आपका जो दूसरा में भी आता है और तीसरा में भी आता है, तो यहाँ पे तीसरा में पूछा जा रहा, तो इसीलिए तीसरा में जो मांसाहारी जीव आ जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जौनी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे। तो वह जो दिल्ली से मुंबई जा रहा तो वह किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इनमें से कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। तो इनमें से जो है वह दिल्ली से वह मुंबई जा रहा है, तो उनको जो है कम से कम जो है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है गुजरात से होके, उसके बाद महाराष्ट्र से, उसके बाद राजस्थान से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। मनाली में चमेली जो है किस प्रकार के आवास में रहते हैं, परवल बांस के खंभों से बने घर, खपरेल के मिट्टी के घर में, पत्थर या लकड़ी के बने घर में, बहुमंजिला घर में। तो मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में आप लोग देखे होंगे कि घर जो है किस प्रकार के बने होते हैं, तो पत्थर या लकड़ी के बने हुए घर होते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं। यानी कि गेहूं से तो हम लोग बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, बट इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से बताना है कि कौन सा जो है व्यंजन गेहूं से नहीं तैयार किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है उत्पम, डोसा। तो देखिए डोसा आप लोग नाम सुने होंगे, डोसा। तो इडली और डोसा जो होता है वो जो चावल का बना होता है, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि कौन गेहूं से नहीं बनता है। तो डोसा जो है बिल्कुल आपका गेहूं से नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन नहीं बनता है, तो डोसा नहीं बनता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यानी कि आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है आपको बताना है। हमारे शरीर के पोषण देना, यानी कि यही आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारे शरीर को जो पोषण देना, ये जो है हमारा जो है आहारी रेशे में नहीं आता है। तो हमारे शरीर को पोषण देना यह आहारी रेशे के लिए यह बिल्कुल आहारी रेशों के विषय में सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ी को किस नाम से मिला। यानी कि उसको बताना है आपको इसमें से कि पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ी को उसका नाम मिला। पूर्वजों से, वहाँ निवास करने वाले बच्चों से, वहाँ उगने वाले वृक्षों से, पंचायत के सदस्यों से। तो खेजड़ी जो है वहाँ पे उगने वाले वृक्षों से उसका नाम, मतलब कि उस शहर का नाम, ग्राम का नाम खेजड़ी पड़ा है। वहाँ पे जो वृक्ष जो उगते हैं उसी वृक्ष के नाम से उस ग्राम का नाम क्या पड़ा, खेजड़ी पड़ा, जो कि कहाँ पे, राजस्थान में है। उसके बाद अगला है आपका, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य है। यानी कि इस तरह से जो आप लोग भारत के नक्शा देख रहे हैं, तो इनमें से बंगाल की खाड़ी इधर है, तो बंगाल की खाड़ी के जो है 3 राज्य आपको बताना। तो इस तरह से आपका तमिलनाडु, उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है क्या, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इस तरह से आपका तीनों राज्य जो है बंगाल की खाड़ी से इस तरह से तटवर्ती राज्य के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आपका जो बिल्कुल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रह का अर्थ है। तो वर्षा जल का संग्रह हम लोग कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है, किस प्रकार किया जाता है वर्षा जल का संग्रह।
फर्स्ट ऑप्शन है वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल भृत में होता है। बिल्कुल सही बात है। वर्षा जल का संग्रह किस प्रकार होता है? वर्षा जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल भृत में होता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? आपको बताना है कि गांधी जी की 150वें जयंती पर, महात्मा गांधी की 100वें जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस के 100वें जयंती पर या सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती पर। तो जो है स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ जो है गांधी जी के 150वें जयंती से आरंभ होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे तो इसका 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है अरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वो है। आपको बताना है कि अरक्तता जो है किसके कमी से उत्पन्न होता है? विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। तो अरक्तता मतलब क्या हो गया? रक्त की कमी। रक्त की कमी किससे होगा? आयरन से होगा। जब आयरन की कमी होगा तो वह बीमारी आपका जो अरक्तता मतलब कि होने लगेगा, रक्त की क्या होगा? कमी होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है आपका कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यात्रा थीम के लिए रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह यानी कि कक्षा 3 की ईवीएस की एक शिक्षिका है कौन? प्रीति। वह संप्रेषण यानी कि यात्रा थीम के बारे में रचनात्मक रूप से बच्चों को पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह क्या करेगी आपको बताना है। फर्स्ट है संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी। अगला है विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी। किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। उसके बाद अगला श्याम पट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में उपयोग करेगी। इनमें से बताना है कि आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है संप्रेषण यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लोक कथाएं जो है वह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है यानी कि संसाधन है। तो किस प्रकार यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा आपको बताना है। फर्स्ट है लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती है। उसके बाद है लोक कथा बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती। बिल्कुल सही बात है। लोक कथाएं बच्चे को क्या करता? अपने परिवेश से जोड़ने का काम करता। सही बात है। उसके बाद क्या है लोक कथाएं बच्चे को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती। ये भी सही है। उसके बाद लोक कथाएं बच्चे में रुचि का विकास करती है। उसके बाद लोक कथाएं बच्चे में सृजनात्मक विकास करती है। तो 3 ही ऑप्शन आपको देना है। 3 इन जो है 5 ऑप्शन में से 3 ही आपको ढूंढना है। तो सारे उसमें से देखेंगे कि सबसे सटीक कौन सा है। तो देखिए सृजनात्मक विकास ये ज़्यादा मतलब कि सटीक लग रहा। तो आपका जो है बी, सी और ई। तो बी, सी और ई किस में है आप लोग देख के टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में है। तो लोक कथाएं बच्चे में अपने परिवेश से जोड़ती है। लोक कथाएं बच्चे को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती है। उसके बाद लोक कथाएं बच्चे में सृजनात्मक विकास करती है। तो इस तरह से बी, सी और ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप क्या है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। उसके बाद है शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं। ये तो होगा ही नहीं। सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा, कभी भी प्रतिस्पर्धा ये बिल्कुल नहीं होगा। विस्तृत प्रकार के प्रत्यय और कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोग देखेंगे असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि सामूहिक क्रियाकलाप में क्या होता है कि उसमें असमान शिक्षार्थियों को मतलब कि सभी छोटे बड़े तेज मंद यानी कि सभी बच्चे को जो है एक साथ सम्मिलित करके उसे सीखने में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है सहायक होता है सामूहिक कार्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में है। यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में से कौन सा है आपको बताना है। फर्स्ट है वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा, सामूहिक परियोजनाओं या नियत कार्यों का कार्यों पर कार्य करना। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका देखिए सामूहिक परियोजनाओं
नियत कार्यों पर कार्य करना। ये एक तरह से जो है रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि प्राथमिक उपकरण साधनों पर ये रिलेटेड है, उस पर बेस्ड है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो सामूहिक परियोजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज़ नहीं, कृष्णन को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि पत्थर पानी में डूब जाता है बट जो है कागज़ नहीं डूबता है, तो कृष्णन को क्या करना चाहिए, वो कृष्णन जो शिक्षक है उनको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है ठोस की अवधारणा के बारे में समझाए, पत्थर भारी है और कागज़ हल्की है इसकी व्याख्या करें, अनिल से कहे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती है और यह कहे कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती है, आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्या इस तरह का यदि क्वेश्चन करेगा तो बच्चे को हम लोग क्या बोल देंगे कि ये मतलब कि आगे की कक्षाओं में पढ़ेगा, मतलब कि पढ़िएगा आप लोग, अब यहाँ पे नहीं जानना है, नहीं समझना है। इस तरह का शिक्षक का कोई रोल नहीं होता, शिक्षक का ये उद्देश्य नहीं होता इस तरह बताने का। अगला है अनिल से कहे कि पत्थर और कागज़ की तुलना करे और उत्तर ढूंढे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि पत्थर डूब जाता है कागज़ नहीं डूबता है, तो उन्हीं बच्चे से ही मतलब कि हम लोग को बोलना है कि आप लोग इसका जो कारण ढूंढिए और कागज़ और पत्थर में जो है अंतर ढूंढिए कि क्यों, मतलब कि क्या उसमें अंतर है कि कागज़ जो है नहीं डूबता और पत्थर डूब जाता है। तो इस तरह का बातें हम एक शिक्षक होने के नाते बताएंगे अनिल को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है आपका जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चे को स्वच्छंद एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। शिक्षिका प्रयास करती है, तो जल के विषय में पढ़ाना है और 4 क्लास की जो है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है और बच्चे में स्वच्छंद और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। तो शिक्षिका का क्या प्रयास है वही आपको बताना है। पहला है विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करना, सामाजिक पहलुओं और पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की, छात्रों की सहायता करने की जिससे वह पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में सीखे। कि बिल्कुल सही बात है, इस तरह का यदि मतलब कि शिक्षक प्रयास कर रही है काम करने का, तो इससे जो है बच्चों में क्या हो जाएगा, सामाजिक पहलू को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रही है शिक्षिका। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका टॉनी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखार खाना चाहती है पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखार तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखार खट्टा है। उसके बाद देखिए क्या है, टॉनी ने पहले कभी आलू बुखार का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानती है कि आलू बुखार एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत पर की मतलब कि अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करता आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे इंद्रियगत अनुभवों से सीखते हैं, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, बच्चे ज्ञान की संरचनाओं से सीखते हैं। तो इनमें जो है बच्चे जो है संदर्भ से सीखते हैं, किसी भी चीज़ का जो है संदर्भ से बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका ईवीएस में करके सीखने का प्रत्यय का अर्थ है। ईवीएस में यानी कि पर्यावरण अध्ययन में किसी भी चीज़ को जब करके सीखता है तो उसका क्या अर्थ होता है, उसे आप लोगों को बताना है। फर्स्ट है आपका कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्रियों और साधनों का उपयोग, पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा स्पष्टीकरणों का प्रयोग, भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। ये बिल्कुल सही है। ईवीएस में करके सीखना मतलब कि बच्चे जब किसी भी चीज़ पर परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, खुद उस कार्य को करते हैं, तो वह उसका अर्थ होता है। यानी कि भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना, ये ईवीएस में करके सीखने का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं।
उसके बाद है एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए। तो मनोरमा जो अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है मतलब कि शिक्षिका पूछ रही है बच्चे को। तो एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या, मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन करने का क्या उद्देश्य है शिक्षिका का, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना। उसके बाद है विद्यार्थी में जंतु जगत की विभिन्न प्रति सराहना विकसित करना। उसके बाद है विद्यार्थी की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना। विद्यार्थी को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना। तो इनमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सेकंड में देखिए आपका क्या है, यानी कि ए विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर के अंगों को अवगत कराना, ये उसका उद्देश्य है। उसके बाद सी नंबर आपका विद्यार्थी की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना और विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना, यानी कि ए, सी और डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सेम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए, आपको बताना है। रोहन जो है एक शिक्षक से शिकायत करता है कि सेम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार आप लोगों को बताना है इन ऑप्शन के द्वारा। फर्स्ट है सेम से बात करें कि उसे कीड़े से कुचलने से मना करेंगे। सेकेंड है प्राथमिक उपचार करके सेम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सेम से कहेंगे कि जीवों को मारना कूटना और उसे दंड देंगे। सेम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता है, यहाँ पे हम गलत बोले थे। सेम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता है और उसे दंड देंगे। उसके बाद अगला सेम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़े को मार दिया जाए तो क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, सेम को कीड़े ने काट लिया और कीड़े को वह कुचल रहा है, तो उस सेम से ही हम लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे एक शिक्षक होने के नाते कि अगर आप जो इस कीड़े को मार रहे हैं तो सारे कीड़े यदि मर जाएगा तो क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन करने से तो उससे दिमाग में तुरंत असर आएगा कि सही मायने में कीड़े को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। उसके बाद अगला है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि डैश वांछनीय है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि डैश वांछनीय है। फर्स्ट ऑप्शन है वह बच्चों की पढ़ने एवं लिखने के कौशलों को विकसित करने के लिए, चार्ट एवं चित्रों के महत्व का उजागर करने के लिए, चार्ट और चित्र वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए। तो इसमें जो है छात्रों को जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या है, यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा जो है पर्यावरण अध्ययन क्या है वही आपको बताना है। निर्देशात्मक, सुझावात्मक, घोषणात्मक, अन्वेषणात्मक। तो आपको बताना कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो सुझावात्मक यानी कि बी वाला ऑप्शन और डी यानी कि अन्वेषणात्मक यानी कि रिसर्च वाला जो होता है वो, यानी कि आपका बी और डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो बी और डी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जैसे जैसे बच्चा 3 से 5 में जाता है पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती है। तो जैसे जैसे बच्चे जो कक्षा मतलब कि बढ़ते जाते हैं 3 से 5वीं में जाते हैं तो उसी के बारे में उसमें जो है कुछ पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो है ज्ञान मतलब कि आता है, तो वही आपको जो है क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा उसमें स्वयं चीज़ें को सीखते हैं, फिर माता पिता का सहारा, फिर उसके बाद मोहल्ले, फिर शहर, फिर देश, ये एक आपका क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर के लिए ले जाना। उसके सेकंड बच्चों से कहना कि वो अपने परिवार के सदस्यों की रुचि के बारे में लिखे।
तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय उचित क्रियाकलाप मतलब कि उसको किस तरह की गतिविधि हम लोग करा सकते हैं। बच्चे को परिवार के बारे में पढ़ाना है तो उसके लिए उसे कौन सा गतिविधि सबसे उचित होगा वही आपको बताना है। तो सेकंड में देखिए क्या है कि बच्चे को कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचि के बारे में लिखिए। तो इससे जो एक तरह से परिवार के बारे में उसे बहुत ज़्यादा मतलब कि समझ आ जाएगा कि उसके परिवार में माता है तो माता को क्या पसंद है, पिता को क्या पसंद है, भाई को क्या पसंद है। इस तरह का एक्टिविटी हम बच्चे से करा सकते हैं पर्यावरण मतलब कि परिवार थीम को पढ़ाने के वक्त। उसके बाद अगला है कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता और अधिकतर जो है भोजन वह कचरा पेटी में फेंक देता है। तो एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से क्या क्या चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है कि कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता और अधिकतर भोजन वह कचरा पेटी में फेंक देता है। तो आप शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे वही आपको बताना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। ये तो उतना सटीक कुछ नहीं है। बच्चों को अपने माता पिता के निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकता पसंद के बारे में बात करनी चाहिए। सही बात है, यदि बच्चे को भोजन नहीं पसंद है कि उस कारण से यदि फेंक रहे तो बच्चे को माता पिता से निसंकोच बात करनी चाहिए। ये ऑप्शन तो सही जा रहा है। उसके बाद आपका है बच्चों को अपने लंच करना चाहिए क्योंकि बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी ऑप्शन आपका जो बिल्कुल सही बात है, सी वाला। उसके बाद डी देखिए क्या, बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से बी, सी और डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। तो बी, सी, डी यानी कि 2 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से हम लोग जो टोटल 30 क्वेश्चन को कवर किए बहुत ही जल्दी में हम लोग। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।